हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस रेगुलर मिलते रहे। आज मैं बात करने जाने वाली हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जी हाँ, मैं एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी इंसान रही हूँ। इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें उसको बेहतर बनाया जाए। हम जानते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो ग्रेड बेस, परसेंटेज बेस, मार्क्स बेस बन गया है। उससे क्या होता है कि बच्चों का ऑल ओवर जो पर्सनालिटी ग्रो अप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और बच्चे सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं रिजल्ट्स पे, ग्रेड्स पे, मार्क्स पे, और इस ही चक्कर में उसके जो स्किल्स जो है वो पीछे छूट जाते हैं और जो उसका डेवलप होना चाहिए वो नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि एजुकेशन में अव्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिनलैंड इज़ नंबर 1 इन एजुकेशन सिस्टम। जापान, सिंगापुर, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ है, अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ है जो एजुकेशन में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। उसका सिस्टम जो है वो लाजवाब है। तो मैं ज़्यादा कंट्रीज़ की बात तो नहीं करूँगी आज, लेकिन मैं 2 कंट्रीज़ की बात करूँगी। फर्स्ट फिनलैंड एंड सेकंड जापान। फिनलैंड और जापान के एजुकेशन सिस्टम में मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। उसको फॉलो करने से हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बेटर बना सकते हैं। तो आइए चलते बात करते हैं पहले फिनलैंड की। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम में मुझे बेहतरीन पॉइंट लगा वो ये है कि फिनलैंड में बच्चों को 7 साल के बाद ही उसको स्कूल में एडमिट किया जाता है। जी हाँ, फिनलैंड में बच्चों को 7 साल के बाद ही स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है, यानी कि बच्चे 7 साल के बाद स्कूल स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारे यहाँ 5 साल के बाद बच्चों को स्कूल में भेजने का गवर्नमेंट का रूल होने के बावजूद भी हम 2.5 साल, 3 साल या 4 साल के बाद बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, जो कि गलत है और को स्टॉप करना चाहिए। बच्चों को 5 साल के बाद ही स्कूल में भेजना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके और उसका जो फैमिली वैल्यू जो उसमें बिल्डअप होना चाहिए पूरी तरह से वो हो सके। तो मुझे फिनलैंड का ये एक पॉइंट बहुत अच्छा। नंबर 2, हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ टीचर्स का फोकस होता है उन बच्चों पर जो कि उसका आईक्यू जो है वो हाई है, लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है। फिनलैंड में टीचर्स का फोकस होता है उन बच्चों पर जिसका आईक्यू लो है, जो कि स्लो लर्नर है। फिनलैंड में क्या होता है कि जो बच्चे स्पीड से नहीं सीख पाते, जो पीछे छूट जाते हैं, उन बच्चों पर टीचर्स ज़्यादा फोकस करते हैं। उसको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़्यादातर कोशिश की जाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग ट्रेनी टीचर जो है वो रखते हैं और उन बच्चों को उसके पास भेजते थे। वो टीचर जो है वो उसकी पूरी तरह से ट्राई करते हैं और बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाते हैं। इससे कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटता और उसमें कोई गिल्टी फील नहीं होती। हमारे इंडिया में ये नहीं है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर फोकस होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे। हमने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है जहाँ पे ईशान नाम का एक बच्चा जो है, जो डिस्लेक्सिक होता है, वो पीछे छूटता जा रहा है। उससे उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फैमिली और टीचर्स के द्वारा वो टोटली निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है। फिनलैंड में ऐसे बच्चों को पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है और उसको मेन स्ट्रीम में जो है वो ज्वाइन किया जाता है। तो फिनलैंड का ये पॉइंट भी लाजवाब है। नंबर 3, जापान की तरह ही फिनलैंड का एजुकेशन भी एक्टिविटी बेस्ड है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। मोस्ट ऑफ पॉइंट्स जो एजुकेशन के हैं वो प्रोजेक्ट थ्रू टीचर्स करवाते हैं, उससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है। नंबर 4, फिनलैंड के एजुकेशन में मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे इफ़ेक्टिव अगर कोई पॉइंट लगा हो तो ये पॉइंट है कि फिनलैंड में 9 इयर्स का एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। मीन्स कि बच्चा 7 साल के बाद स्कूल ज्वाइन करता है और 9 इयर्स यानी कि बच्चा 16 साल तक उसका एज होता है, तब तक उसका जो एजुकेशन है 9 इयर्स का वो कंपलसरी है। इसके बाद अगर बच्चा चाहे तो वो हायर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन कर सकता
सकता है, लेकिन अगर वो ना चाहे तो वो अपने इंटरेस्ट का कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकता है। उसको हायर सेकेंडरी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि कोई बच्चा अगर म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है तो वो 9 इयर्स के कंपलसरी एजुकेशन के बाद वो डायरेक्ट म्यूज़िक के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी बच्चे को हेयर ड्रेसर बनना है तो वो 9 इयर्स के एजुकेशन के बाद डायरेक्ट वो हेयर ड्रेसिंग का जो पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स है वो ज्वाइन कर सकता है। उसको हायर सेकेंडरी में जाने की ज़रूरत नहीं। जबकि हमारे इंडिया में हम ये मिस्टेक अगेन एंड अगेन करते हैं। हमारे बच्चे पहले वो 10th कंप्लीट करते हैं, 12th कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अब उसको करना क्या है। इससे क्या होता है कि बच्चों का एज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अपने प्रॉपर एज में करियर स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद उस पर अर्निंग का प्रेशर फैमिली के थ्रू दिया जाता है कि अब कुछ अर्न करो अर्न करो। तो इसी चक्कर में बच्चा या तो खुद कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाता है कि एक्चुअली उसको करना क्या है। उसके बाद वो छोटी मोटी जो जॉब है वो ज्वाइन कर लेता है और अपना जो टैलेंट है वो वहीं पे खो देता है। उसका पूरा ज़िंदगी जो है वो स्पॉइल हो जाता है। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है। फिनलैंड में 9 ईयर का कंपलसरी एजुकेशन पूरा करने के बाद अगर बच्चा एकेडमिक में आगे बढ़ना चाहता है तो वो डेफिनेटली हाई स्कूल ज्वाइन कर लेता है। लेकिन अगर कोई बच्चा स्किलफुल हो और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स डायरेक्ट ही ज्वाइन कर सकता है। इससे वो बहुत छोटी एज में अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं जापान की। जापान का एजुकेशन सिस्टम भी पूरी दुनिया में लाजवाब है, जो कि हम जानते हैं। उसमें भी ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो हम अगर इम्प्लीमेंट करें हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। जापान की बात करें तो नंबर 1, जापान में 10 साल तक बच्चों का कोई एग्ज़ाम ही नहीं लिया जाता। वाओ, इज़न्ट इट अ ग्रेट आइडिया। हमें तो LKG HKG नर्सरी से बच्चों पे मार्क्स, परसेंटेज, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, उस सब्जेक्ट में उतने मार्क्स, इससे बच्चों पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ जाता है, कंपटीशन का प्रेशर बढ़ जाता है और बच्चों का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं होता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में शुरुआत के 10 साल तक उसका कोई एग्ज़ाम ही नहीं लिया जाता। नंबर 2, जापान में बच्चों को 3 साल तक, शुरुआत के 3 साल तक उसको कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं दिया जाता। उसको सिखाए जाते हैं सिर्फ वैल्यूज़, उसको मैनर्स सिखाए जाते हैं और उसका जो पर्सनालिटी ऑल ओवर बिल्डअप होके आए उसके लिए उसके टीचर्स जो है वो काफ़ी मेहनत करते हैं कि बच्चों का जो 3 साल के अंदर उसका जो ऑल ओवर पर्सनालिटी जो है वो उभर के बाहर आए। उसका पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाने का जो जिम्मेदारी है वो टीचर्स खुद लेते हैं इन 3 सालों में। तो 3 सालों में उसको एकेडमिक नॉलेज नहीं दिया जाता, लेकिन उसको मैनर्स, वैल्यूज़ सिखाए जाते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ के एक अच्छे इंसान बने। ये काफ़ी लाजवाब पॉइंट है जापान के एजुकेशन सिस्टम का, आई थिंक। नंबर 3, जापान में बच्चों को अपना क्लास और अपना टॉयलेट जो है वो खुद साफ़ करना होता है। बच्चों के टीम्स बनाए जाते हैं और उस टीम को हर रोज़ अपना क्लास, अपना टॉयलेट खुद साफ़ करना होता है। इससे बच्चों में वैल्यू जो है टीम स्पिरिट का वो बिल्डअप होता है। एंड 2, उसमें क्लीनलीनेस को लेके कॉन्स्टेंट अवेयरनेस आ जाता है कि अगर मैं ये गंदा करूँगा तो साफ़ मुझे करना पड़ेगा। इसलिए यही एक वजह है कि जापान में बच्चों को स्वच्छता अभियान जैसे अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि शुरुआती दौर से उसका नींव इतनी मजबूत बनाई जाती है कि शुरुआती दौर से ही बच्चों में ये जो वैल्यू जो है वो बिल्डअप किया जाता है, जो कि एक बेहतरीन पॉइंट है। उसके बच्चे क्लीनलीनेस को लेके हेजिटेट नहीं करते। उसको पता है कि अगर मैं गंदा करूँगा तो साफ़ मुझे ही करना पड़ेगा। नंबर 4, जापान में प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को लंच स्कूल के द्वारा ही दिया जाता है। यानी कि स्कूल में ही बच्चों को लंच प्रोवाइड किया जाता है। स्कूल एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक शेफ़ दोनों को हायर करती है। न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बच्चों की हेल्थ को लेकर अलग अलग मेनू जो है वो डिसाइड करते हैं और शेफ़ उसके अकॉर्डिंग जो है वो
लंच बनाते हैं और बच्चे और टीचर्स दोनों मिलके क्लासरूम में लंच टुगेदर लेते हैं। इससे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो एक बॉन्डेज क्रिएट होना चाहिए, वो बॉन्डेज एक फीलिंग्स की क्रिएट होती है। इससे उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो भी बेटर बनाया जा सकता है। तो ये भी जापान का एक लाजवाब पॉइंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जापान का बच्चों का अटेंडेंस रेट है 99.99%, जबकि इंडिया के बच्चों का अटेंडेंस रेट है 56%। हमारे बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते या फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और अगर जाते भी हैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते, पेरेंट्स उसको फोर्सफुली भेजते थे। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो एजुकेशन है वो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में रह जाता है। टीचर्स बोले जाते हैं, स्टूडेंट्स सुनते जाते हैं, टीचर्स बोलते जाते हैं, स्टूडेंट्स सुनते जाते हैं। इससे बच्चा बोर हो जाता है, क्लास में सो जाता है, उसका पूरा का पूरा जो लर्निंग क्यूरियोसिटी वो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान का एजुकेशन एक एक्टिविटी बेस्ड है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। इससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो सीखने का वो बना रहता है। बच्चे कॉन्स्टेंट क्रिएटिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और इसकी वजह से उसको स्कूल जाना अच्छा लगता है। तो ये हमारा जो एजुकेशन है ना, उसको एज अ टीचर मैं मानती हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाए, उसको इंटरेस्टिंग बनाए, वो बना रहे और बच्चों को स्कूल में आने का मन हो। इससे ड्रॉप आउट भी कम होगा और इससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इतने छोटे छोटे चेंजेस जो है वो अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में डालें तो हमारा एजुकेशन भी बेहतरीन बनाया जा सकता है। अवेयर यहाँ पे होने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, अवेयर यहाँ पे होने की ज़रूरत है टीचर्स को। हम फोकस करते हैं मार्क्स पे, ग्रेड पे, परसेंटेज पे, लेकिन हम ये कभी नहीं देखते कि हमारे बच्चे का ग्रोथ हो रहा है या नहीं, हमारा बच्चा एक बेहतरीन इंसान बन रहा है या नहीं। लेकिन ऐसे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को हम इम्प्लीमेंट करने से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतरीन बनाया जा सकता है और एक स्ट्रॉन्ग नेशन जो है वो बिल्डअप किया जा सकता है। हमारा जो एक ड्रीम रहता है कि हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाए, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्डअप करें। अगर हम नींव मजबूत बनाएंगे तो डेफिनेटली हम हमारे नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की चाह रख सकते हैं। जब तक हमारा एजुकेशन ही परसेंटेज बेस और मार्क्स के बेस रह गया है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्डअप करना है तो हमें वैल्यूज़ को बिल्डअप करना होगा बच्चों में, हमें मैनर्स को बिल्डअप करना होगा, हमें एक अच्छे इंसान, बेहतरीन इंसान जो है वो बनाने होंगे इंडिया में, तभी जाके हमारा नेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।